आनंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कल बिहार सरकार के कैबिनेट में और बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में कहाँ कहाँ किस खेमे का क्या क्या हिस्सेदारी हुई, इस पर थोड़ा आप हमको मार्गदर्शन करेंगे। जनता जानना चाहती है, थोड़ा वो भी जान लें और हम लोग को भी इस बात की जानकारी हो, तो बताएं आप। देखिए कि जानकारी तो सभी को है। ऑलमोस्ट जेडीयू को 21 जेडीयू के कोटे से 21 मंत्री बनाए गए हैं और अच्छा अच्छा बीजेपी से 20, अच्छा अच्छा। हम से 1, आरएलडी से 1 और एलजेपी आर से 2। ये तो जानकारी तो सबसे सभी पहले को है। तो आप हमको ये बताइए कि हमारे मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी के खेमे से कौन कौन सा मंत्री बने हैं, उनका नाम क्या क्या, थोड़ा सा बताएंगे आप हमको, थोड़ा जानकारी होगी। उसको बताने के पहले मैं थोड़ा सा मेन मुद्दा पर आना चाहता हूँ। जी जी सबसे बड़ा चीज है कि 20 साल से मुख्यमंत्री है बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी। आज तक उन्होंने गृह मंत्रालय नहीं छोड़ा, चाहे सीट 100 116 आई हो, चाहे 43 आई हो, चाहे 72 आया हो, लेकिन नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के राजनीतिक इतिहास में यह सबसे पहली बार हुआ है कि उन्होंने गृह मंत्रालय छोड़ दिया। अच्छा। जी जी जी। और गृह मंत्रालय कितना बड़ा औहदा होता है राजनीतिक दृष्टिकोण से भी और सरकार के दृष्टिकोण से भी, ये समझने का विषय है। तो क्योंकि पूरा प्रशासनिक कार्यभार जो है ना गृह मंत्रालय ही देखता है, कानून व्यवस्था वाला। सही सही। तो उससे सरकार का इमेज बनता है। आप ग्रामीण विकास में क्या कर रहे हो, स्वास्थ्य विभाग में क्या कर रहे हो, नगर निगम में क्या कर रहे हो, वो ठीक है, लोग देखते हैं सुनते हैं, लेकिन जितना ध्यान कानून व्यवस्था पर जनता का होता है उतना ध्यान किसी मंत्रालय पर नहीं होता। और इस बार का चुनाव जो आरजेडी हारी है, कानून व्यवस्था के नाम पर ही हारी है, ये हम आपसे छुपा हुआ नहीं है। और ये नीतीश कुमार के ईगो का इशू होता था गृह मंत्रालय, चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, गृह मंत्रालय उन्हीं के पास होता था, चाहे उनकी सीट 1 हो या 100 हो, गृह मंत्रालय वो छोड़ते नहीं थे। तो आखिर क्या वजह रही कि इस बार गृह मंत्रालय को माननीय नीतीश कुमार जी ने छोड़ा, इसकी क्या वजह हो सकती है? वजह साफ है कि देखिए, अब नीतीश कुमार में वो स्टेमिना नहीं रहा कि वो उतना इफेक्टिव वे में काम कर सके। देखिए, क्योंकि जो गृह मंत्रालय जिनके पास होता है उन्हें सुबह सुबह ब्रीफिंग लेना होता है, कानून व्यवस्था को लेकर के ब्रीफिंग लेकर के डायरेक्शन देना होता है। आपने देखा होगा चुनाव के पहले कानून व्यवस्था पर बहुत कटाक्ष हो रहे थे, पारस हॉस्पिटल में जाकर के खुलेआम गोलीबारी हुई। एक ठीक है, वो जिसको मारा गया वो भी एक क्रिमिनल ही था, बट कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठे। फिर गांधी मैदान में जाकर के एक व्यापारी का सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो मैं नीतीश कुमार के काबिलियत पर तो शक नहीं करता, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उनका जो मानसिक और स्वास्थ्य की स्थिति है उसके आधार पर वो पहले जैसे इफेक्टिव नहीं रह पा रहे हैं। और ये बात तो तय है, बीजेपी की सीट ज्यादा आई थी तो वो सरकार में को किसी न किसी तरीके से ओवरटेक करना चाहेगी। ठीक है, मुख्यमंत्री बना दिया नीतीश कुमार को, एक फेयरवेल देना था, और नीतीश कुमार का भी ये हट होता है कि मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे, पर गृह मंत्रालय पद उन्होंने छोड़ा। आज काफी लेट हो चुका है, इस पर और विशेष चर्चा हम लोग कल करेंगे। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, अब देखना यह है कि स्पीकर पद किसको मिलता है, स्पीकर का पद किसको मिलता है विधानसभा में। अच्छा अच्छा, वो भी एक चर्चा का विषय है, वो भी राज्य में ही है। आपको कुछ कहना है? आपको क्या कहना है, किनका लॉटरी लग सकता है, किनका नाम आ सकता है, कुछ अनुमान आप बता सकते हैं, क्योंकि आप तो भाई विशेषज्ञ हैं। देखिए, कहना यह है ना कि अभी तो यही तय नहीं है कि बीजेपी का होगा कि जेडीयू का होगा। देखिए, इन्हीं दोनों में से ना किसी का होने जा रहा है। तो पहले तो ये तय हो जाए कि बीजेपी का होगा कि जेडीयू का होगा। देखिए, जेडीयू का जब पहले था तो विजय चौधरी हुआ करते थे, नंद किशोर यादव के पहले। लास्ट टर्म में नंद किशोर यादव बीजेपी के कोटे से स्पीकर थे, और एक और थे विजय कुमार सिंह जो ये है उप मुख्यमंत्री हैं। विजय कुमार सिंह ही ना नाम है उनका, अगर मैं गलत नहीं हूं तो विजय सिंह ही नाम है उनका। क्या नाम है जो उप मुख्यमंत्री हुए, भूमिहार समाज से आते हैं? अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, तो उनका
हाँ, विजय कुमार सिंह थे और नंद किशोर यादव थे, जब दोबारा लौट करके आए थे महागठबंधन से नीतीश कुमार। तो अब देखना यह है कि पहले बनते कौन है। अगर विजय चौधरी को स्पीकर बनाना होता जेडीयू कोटे से, तो वो तो मंत्री बन चुके हैं, वो तो अब स्पीकर बनेंगे नहीं। अब जेडीयू में मुझे कोई ऐसा व्यक्ति फिलहाल बड़ा कद वाला दिख नहीं रहा है जो स्पीकर का पद संभाल सके। अब देखते हैं कोई नया चेहरा नीतीश कुमार लाते हैं, अगर उनको अपने कोटे से स्पीकर बनाना है कि बीजेपी अपने कोटे से। बीजेपी में नेताओं की तो लाइन लगी हुई है, बहुत लोग खड़े हैं। नंद किशोर यादव नहीं है तो कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। लेकिन देखना है, ये भविष्य के गर्भ में छुपा है इसका सवाल का जवाब। पहले ये तय हो जाए कि किसके कोटे से बनेगा, और ये भी बहुत मजेदार होगा। जी 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 जी। दूसरा एक और बात मैं आप दर्शकों से चर्चा करता चलूं, एक चीज और हुआ है, क्योंकि समय काफी कम है, मैं जल्दी जल्दी टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। तौफीक भाई का भी ध्यान कहीं और लग रहा है, वो कहीं व्यस्त है, तो आज लग रहा है इंक्लूड ही करना पड़ेगा 2-3 मिनट में। कहना यह है कि देखिए, प्रशांत किशोर 14 तारीख को पूरी तरह से पिटते हैं बिहार चुनाव रिजल्ट। इसमें कोई शक नहीं है। आपने पूरी जनता ने देखा इस बात को कि बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े घोषणा करने के बाद भी जो है वो पतन हो गए। कहीं न कहीं उनका जनता उन पर पूर्ण विश्वास नहीं जमा पाई। तो आखिर ये भी एक चर्चा का विषय है कि आखिर जनता के बीच में क्या वाकई में वो जा नहीं पाए, और गए तो आखिर उनके विचारों को जनता समझ नहीं पाई। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन इसके बाद अभी निकल कर एक बात आ रही है कि कहीं प्रशांत किशोर जी को ये क्या हो गया कि डेमोक्रेसी में किसी भी पार्टी का सदस्य बनकर रहना और सदस्य किसी प्रकार का उसे पेनाल्टी या उससे माहवारी कोई शुल्क वसूलना, ये कहीं पर कोई कानूनी मतलब कि कोई ऐसा व्यवस्था तो है नहीं। क्या बात है भाई, वो 1000 रुपए का जो बात चली किया वहां तक कहाँ तक सच्चाई है, वो जानना चाहेंगे आपसे। हाँ, तो वही बता रहा था मैं आपसे। 14 तारीख को चुनाव में बुरी तरह पिटने के बाद वो 2 दिन बाद निकलते हैं शेखपुरा आवास में इंटरव्यू देने के लिए। सबसे पहले इंडिया टुडे को इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू देने के बाद उसमें भी एक बड़ा दिलचस्प है, मैं बहुत जल्दी बताता चलूं। देखिए, बड़ा नेता वही होता है जो सिर्फ अपने जुबान से ना कहे, अपने एक्टिविटी, अपने हाव भाव, वो कहाँ खड़ा है, वो क्या पहना है, वो क्या खा रहा है, उससे भी बहुत कुछ पता चलता है। तो इंडिया टुडे का बस इंटरव्यू हो रहा था, उस दौरान देखा गया। इससे पहले क्या शेखपुरा आवास में खटाल नहीं था? खटाल तो था। जी जी जी। आप इंटरव्यू देखना गौर से, शेखपुरा आवास में मतलब शुरुआत का जो इंटरव्यू हुआ है पूरी तरह से ड्रोन से अलग अलग अपर एंगल से, साइड एंगल से, लेफ्ट एंगल से, बैक एंगल से, मतलब दिखाया गया है बैकग्राउंड में प्रशांत किशोर के पीछे खटाल। ये भी एक अलग डिस्कशन का विषय है, इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं वो, कहीं आरजेडी का वोट बैंक पर तो उनकी नजर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पकड़ा है। नहीं, बड़ा नेता वही ना होता है, सिर्फ कह के थोड़ी बताया जाता है। वो क्या पहन रहा है, वो क्या खा रहा है, वो कहाँ खड़ा है, वो किसके साथ खड़ा है, ये सारी चीजों पर ध्यान रखना होता है। तो कहना यह है कि वो 16 तारीख को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद 1 दिन का मौन व्रत घोषित करते हैं अपना, और बड़ी सफलता के साथ 1 दिन का मौन व्रत वो गांधी आश्रम में करते हैं। और मौन व्रत जैसे ही खत्म होता है उनका, वो मौन व्रत खत्म होने के तुरंत बाद जनता को फिर हड़काना शुरू कर देते हैं। जैसे हड़काते थे अपने भाषणों के द्वारा पूरे ठसक के साथ बिहार चुनाव के दौरान, उसी तरह से फिर हड़काना शुरू कर देते हैं। पता नहीं वो अपने आप को जेपी और गांधी समझते हैं, क्या समझते हैं, पर जेपी और गांधी भी जनता को हड़काते नहीं थे, वो संवाद करते थे। तो जनता से आपको संवाद करना होता है, जनता को हड़काना नहीं होता। जनता कोई बेवकूफ नहीं होती। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप बहुत ज्यादा समझदार हो, बहुत ज्यादा डिग्निटी वाले और बहुत एजुकेटेड व्यक्ति हो, इसलिए आप सामने वाले को हड़का सकते हो, डपट सकते हो, तो ये सही नहीं। लोकतंत्र में अपने हित का ज्ञान सभी को है। गलत कर रहा हूं? सही आपने। हाँ, तो जनता को फिर वो हड़काने ही लगे। शायद इसी एटीट्यूड के चलते उनका सारा मेहनत पर भंग पड़ा। कह रहे हैं कि भैया हमसे अब जो हमको नहीं मिलना है 1000 रुपया का सहयोग राशि दो। मुझे उनके 1000 रुपये मांगने से कहीं कोई आपत्ति नहीं है, बट जिस स्टाइल और जिस एटीट्यूड से वो 1000 रुपया मांग रहे हैं, उस स्टाइल और एटीट्यूड के चलते मुझे उस पर आपत्ति है। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई सामाजिक संगठन हो, उस चंदा से ही चलता है।
ठीक है, आप माना आपने काफी पैसा लगाया, 3.5 साल अपने दम पर इस लड़ाई को लड़ा, बट जनता से आपको अब सहयोग चाहिए, तो एक तरीका होता है, एक लहजा होता है उसका। इस पर आपको अगर कुछ कहना है तो कह सकते हो आप। सहयोग, देखिए सहयोग अलग चीज है। सहयोग को आप सहानुभूति से दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आपका जो लहजा है वो एकदम मतलब मालिकाना लहजा है आपका। जैसे आपके सामने कोई आपका नौकर है, आप उसको आप आदेश कर रहे हो, जैसे सिनेमा हॉल का टिकट कैसे होता है कि तुमको भाई इसका इतना कीमत चुकाना होगा, ये टिकट लो और फिर आकर के अंदर में हम मतलब कि हमारा प्रवचन सुनो। तो इस टाइप का इनका जो लहजा है वो नहायत निंदनीय है, जो मतलब कि ये मतलब कि नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ शायद अब लाइव का मुद्दा हम लोग का खत्म हो चुका है क्या आज का? हाँ, अब थोड़ा कुछ सामाजिक कार्य की एक बैठक है और थोड़ा उसमें भी थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि थोड़ा वक्त हो गया है जाने का। ठीक है, तो तो आज के लिए लाइव का मुद्दा हम लोग क्लोज करते हैं यहीं पर। हाँ, दर्शकों आज से की इजाजत बातें चाहते यही हैं। तक रहेंगी हम लोगों की, और हमारे तमाम बिहार वासियों से तहे दिल से गुजारिश है कि हम दोनों भाई अभय आनंद जी और मैं तौफीक अहमद साहब का, आप लोग जो वीडियो को देख रहे हैं और अगर हम लोगों की बातों से सहमत हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो हम लोग को वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।